अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी ने एक दफ़ा फिर से अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की है। सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत नाफिज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जाली सरकार पर फिर वार। कहा सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सूबे पर राज कर रहे हैं, इनके दिन थोड़े हैं। सिंध में अगली हुकूमत भी PTI की ही होगी। उन्होंने PTM पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए। कहा कि शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है। मुल्क में कायद सिर्फ इमरान खान है, जिसने अफगानिस्तान समेत अड्डों के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी। सिंध के अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं। इनके दिन भी थोड़े हैं। आखिरी इलेक्शन था जो उन्होंने लड़ लिया। इमरान खान खुद सिंध में आकर इलेक्शन कैंपेन जो होगी अगली 2023 की, उसको लीड करेंगे। सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। हम जो पैसा सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाए। आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराना बहुत अहम। शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नजर नहीं आते। उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं। रहमान साहब इनकी दिलचस्पी ही ये है कि सिस्टम को उल्टा जाए। जायका डिश जो बनाई है इन्होंने PTM के नाम के ऊपर, कि खुद भी ये एक चम्मच उसको चख नहीं सकते। सारी जो पार्टियां हैं इस वक्त एक दम तोड़ती हुई सियासी तख्त नशीनी की लड़ाई का हिस्सा है। जो बच्चे हैं इनके, ये वही मुगलों के नाखल्फ बच्चे थे जिन्होंने सल्तनत तबाह कर दी। सारे लाडले शहजादे ये बेचारे पाकिस्तान की सियासत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान का अगर कोई लीडर है इमरान खान है, हम बेसिस देने को तैयार नहीं है। कभी इससे पहले किसी लीडर ने इस तरह की क्लियर पॉलिसी नहीं दी है अफगानिस्तान के ऊपर। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने अमेरिका को अड्डे ना देने का क्रेडिट खुद ले लिया। कहते हैं हमने पैगाम भेजा था कि अगर फौजी हवाई अड्डे दिए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बन जाएगा। इमरान खान अमेरिका को अड्डे देने वाला था, मगर अवामी दबाव में आकर फैसला बदल लिया। मेरे ख्याल में उन्होंने अवामी प्रेशर भी किया है और वो तो बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन जो प्रेशर उन पर आया और हमने बड़े वाज़ेह और सही पैगाम भेजे कि ये होगा नहीं, फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने वाली बात बन जाएगी। जो ये चीज़ें होती हैं जो सियासी दुनिया में मुअस्सर होती हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब साहब ने। फ़र्रुख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़र्रुख साहब आपने भी सुना फजलुर रहमान साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये बयान दिया है कि इमरान खान अमेरिका को अड्डे देने वाला था मगर अवामी दबाव में आकर फैसला बदल लिया है। लेकिन बात यह है, ये तो एक मज़हका खेज बयान है। अगर आप देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का तो ये कंटिन्यूस स्टांस रहा है और इनको शायद ये भूल गए कि जब ये एन पैटरसन के पाँव पर विकीलीक्स के अंदर आया था, इनको वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका अगर बना दे तो ये उनके जूते पॉलिश करते रहेंगे, ये उनकी गुलामी करने को तैयार थे। और वो सबको पता है विकीलीक्स में क्या आया। उसमें भी इमरान खान का ये स्टांस था। तो 11-30 अक्टूबर के जलसे में भी उन्होंने ये बात की थी कि हम जो है वो अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने में तो मदद कर सकते हैं, लेकिन अपनी सरजमीन जो है किसी और मुल्क के अंदर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि वॉर ऑन टेररिज्म के खिलाफ जो पाकिस्तान के इत्तेहादी बना हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जो है वो नेचुरल डैमेज का जो है वो सामना किया है। हमारी हज़ारों जानों का जो है वो ज़िया हुआ, मुल्क की अरबों डॉलर की इकॉनमी जो है उसका नुकसान हुआ। अब भी हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने उसी पुराने मौक़िफ़ को दोहराया है और इस मौक़िफ़ की जो है वो अवाम में हर सतह के ऊपर पजीराई हुई है। अब फजल रहमान साहब जो हैं वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने ना बने और अवामी प्रेशर की वो क्या बात करते हैं। हमने तो ड्रोन हमलों के खिलाफ मार्च किया था इस मुल्क में। जब वो आपने बताई फिगर भी 340 ड्रोन हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, 60 से ज्यादा हमले नून लीग के दौर के अंदर हुए। इनमें से किसी एक शख्स ने भी ड्रोन हमलों की मज़म्मत की थी या उसके खिलाफ कोई एहतजाज किया हो? इमरान खान ने तो उस वक्त वज़ीरिस्तान जो है वो मार्च किया था पूरा ड्रोन हमलों के खिलाफ और कहा था ये मुल्क की सालमियत के जो है वो खिलाफ हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अब मौक़िफ़ दिया है, इसी मौक़िफ़ को जब अमेरिका दौरे के ऊपर थे तो सदर ट्रंप के सामने भी दोहराया था, से खिताब करते हुए भी कहा था कि ना मैं खुद झुका हूँ सवाए अल्लाह के किसी के सामने, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। तो ये काबिल फ़ख्र है
और ये वही वजीर आजम कर सकता है जिस वजीर आजम ने चोरी ना की हो, जिसके साथ से बैरून मुल्क ना हो। सर, उनका बयान सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि ये जो एयरबेस है इसको ना देने का क्रेडिट भी वो खुद ले रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हमने पैगाम भेजा था कि अगर फौजी हवाई अड्डे दिए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बन जाएगा। सर, ये कहना बात ये है, देखें बात ये है, फजल रहमान साहब का बस चले तो वो ये कहें कि जो पाकिस्तान बनाया है उसका क्रेडिट भी वो ले लेंगे, तो लिहाजा फजल रहमान साहब की बात ना कर रहे हैं। ये वही शख्स है जो कश्मीर कमेटी के मतअद्दिद बार चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन कश्मीर के हवाले से इन्होंने कोई इकदाम जो है वो नहीं दिया था, तो लिहाजा इनकी बयान की जो है वो कोई अहमियत नहीं है। और लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो एक स्टैंड दिया है, उस स्टांस के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि अफगानिस्तान के अंदर हम अमन चाहते हैं, लेकिन उस अमन अमल के अंदर हम मदद करने को तैयार हैं। अच्छा फारूक साहब, आप भी समझते कि इख्तिलाफात एक तरफ, लेकिन खुद क्रेडिट लेने के बजाय इमरान खान के इस इकदाम को सराहना चाहिए था मौलाना साहब को? देखें, ये छोटे लोग होते हैं, छोटी सोच का मुजाहरा उन्होंने किया है, और मैं समझता हूँ कि उनके इस बयान को कोई भी संजीदा नहीं ले रहा। बुनियादी चीज़ तो ये है ना, उसको ना मीडिया संजीदा ले रहा है, ना कोई पाकिस्तान का शहरी संजीदा ले रहा है। वो वही मैंने आपको मिसाल दी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला इनका हिसाब है। ये आर और पार वाले खवार हुए हैं, तो लिहाजा मुझे लगता है कि इस किस्म के जो मज़ाक़ा खेज़ बयानात हैं उससे ये अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं। ठीक है, आपका कमेंट हमारे पास आ गया। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर जमात इस्लामी ने अमेरिका को अड्डे देने के मामले पर माजी में किए गए मुआहदे पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं तमाम मुआहदे अवाम के सामने रखे जाएं। पहली हुकूमतों ने मुआहिदे किए थे, उन मुआहिदों को दोबारा पार्लियामेंट में लाया जाए, कौम के सामने सारी सूरत हाल रखा जाए, इसलिए कि कौम को शक है और ख़तरा है कि नए मुआहिदे तो नहीं लेकिन पुराने मुआहिदों की तजदीद ही हुकूमत कर रही है। और एक तरफ अमेरिका ऐलान करता है कि हमारे साथ हुकूमत पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है, और दूसरे तरफ हुकूमत कहती है कि हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है। इसका वाहिद रास्ता यही है कि हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका से जितनी भी मुआहदात इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट में पेश करे ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। जो वज़ीर आज़म के किसी बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता, वो सुपरसोनिक की रफ्तार से यू टर्न लेते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल, बोले हुकूमत से मुतालबा है कि पार्लियामेंट को इन मामलात पर एतमाद में लिया जाए। आप इमरान नियाज़ी साहब के किसी बयान पे एतमाद करते हैं, वो सुपरसोनिक रफ्तार के साथ अपने हर बयान पे यू टर्न ले लेते हैं। तो इसलिए जो भी वो बयान देंगे उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो उस बयान पे यू टर्न लेते हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दे। हमें शदीद तशवीश है कि हमें गैर मुल्की ज़राए से इतलात आती हैं कि हुकूमत क्या मुज़ाकरात कर रही है भारत के साथ, हुकूमत क्या मुज़ाकरात कर रही है अमेरिका के साथ। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि फौरी तौर पर पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाए और पार्लियामेंट को बाखबर किया जाए कि हुकूमत इस वक्त मुल्क के जो कलीदी मफादात हैं उनके हवाले से क्या पॉलिसी अपना रही है। क्या मोदी ने हार मान ली? अफगान एक दूसरे को कबूल करें, पाकिस्तान काबुल में किसी ऐसे इक़्तिदार की हिमायत नहीं करेगा जो ताकत के जरिए हासिल किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। अफगान न्यूज़ एजेंसी से इंटरव्यू में कहा, भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। मसला अफगानिस्तान अफगान मिलकर हल करें, हम साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान न्यूज़ एजेंसी तुलू को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी काबुल पर बज़ोर ताकत इक़्तिदार की वकालत नहीं की। तालिबान समेत अफगान क़यादत को मुसालिहत का रास्ता अपनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता हालात खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की मौजूदगी ज़रूरत से ज़्यादा है। एक सवाल पर शाह महमूद ने कहा कि जब आप कहते हैं अस्करियत पसंदों के महफूज ठिकाने नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं बिल्कुल, सरहद की दोनों जानिब अस्करियत पसंदों के महफूज ठिकाने नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। कहाँ जाएगी, मुर्गी की कीमत कहाँ जाएगी, दूध की कीमत कहाँ जाएगी, और बिलखुसूस
चीनी आटे की कीमत तो वैसे ही बहुत बढ़ रही है, वो और कहाँ जाएगी। तो ये बात भी काबिल गौर है हुकूमत की, जो हुकूमत ने जो रखा हुआ है वो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, आवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये इनका इरादा है कि 27 रुपये और मज़ीद यहाँ से पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। तो मैं एक मरतबा फिर ये बात रिपीट कर दूँ कि IMF और वर्ल्ड बैंक का इनका एग्रीमेंट जो है, IMF का प्रोग्राम है वो सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से ना सिर्फ IMF ने अपनी ट्रांच रोक दी है बल्कि वर्ल्ड बैंक ने $600 मिलियन देने थे वो भी रोक दिए और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पेमेंट फ्रीज कर दी है। इसी की वजह से शायद पाकिस्तानी रुपए में कमज़ोरी भी आई है पिछले चंद दिनों के अंदर। और हुकूमत का ये कहना कि हम अमेरिका से बात करके IMF से काम करवाएंगे एकदम गैर मुनासिब है। खुदा न खास्ता इसके दूरस्थ नताइज होते हैं स्ट्रेटेजिक, आपको पता है हम फिर इलाके के अंदर अपने पाकिस्तान के अंदर जंग नहीं मोलना चाहते। तो भाई अगर कुछ करना है तो मईशत का काम जो है वो स्ट्रेटेजिक काम से ना करवाओ, IMF से आप बैठ के बात करें। लेकिन ये कोई भी टारगेट IMF का पूरा नहीं कर पाए, 2 साल में एक पैसे का रिफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि इनको $2 बिलियन की छूट G20 ने दी, $1.6 बिलियन एडिशनल IMF ने दिए। और ये लोग जो है इस वक्त IMF का प्रोग्राम सस्पेंड करके बैठे हैं। अब अल्लाह करे कि ये IMF का जो मसला है वो IMF से ये लोग सॉल्व करें और IMF का मसला अमेरिका से किसी स्ट्रेटेजिक कंसेशन की वजह से सॉल्व ना करें। लेकिन इस वक्त जो है वो जो IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, वर्ल्ड बैंक की पेमेंट रुक गई है, IMF की पेमेंट रुक गई है, इससे स्ट्रेस पाकिस्तान की इकॉनमी पे आ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ गया है। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि जो इस तरह इन्होंने शहबाज शरीफ की ये डिमांड मान के दूध के पाउडर के ऊपर ड्यूटी कम करी है, सेल टैक्स कम किया है, इसी तरह मेडिकल अलाउंस के ऊपर एम्प्लॉइज़ के जो है वो फिल फॉर अनाउंस कर दें कि मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अगर वो चाहें तो स्टॉक मार्केट में 12.5 से वापस 15 कर दें, हम उसकी कोई मजम्मत नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। भाई देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जो भी IMF से बात करनी है वो IMF से बात करें। आप अमेरिका से जाकर अगर IMF को कहलवाएंगे और अमेरिका की कोई बातें मानेंगे, चाहे वो अड्डे हों या कुछ भी हो, तो उसका दूरस्थ नताइज पाकिस्तान के लिए मनफी होते हैं ना। जब भी मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी आपने अमेरिका की बातें मानी हैं और शमसी एयरबेस दिया, तो फिर और उधर अगर अमेरिका यहाँ से हमले करता है तालिबान के ऊपर तो उसका वज़न तो रिस्पांस तो आता है और रिस्पांस तो हमारे बच्चों के ऊपर आता है। तो वो चीज़ देखनी है, इसलिए IMF से ज़रूर निगोशिएट करें और IMF को प्रोग्राम जारी रखें। हम उसका मना नहीं कर रहे, IMF का प्रोग्राम जारी रखें, लेकिन मईशत की चीज़ों के अंदर स्ट्रेटेजिक कंसेशंस ना दें, ये गुजारिश है। सॉरी भाई, जब मैं वज़ीर ख़जाना था तो मैंने टैक्स कर दिया था नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 15, 10 और 5% और पहले लाख रुपए को छोड़ दिया। टोटल फ़र्क उसका आ रहा था 80 अरब रुपए। 80 अरब रुपए 5,000 अरब में से कम हो रहे थे, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, 1% तकरीबन था। उसके बाद जब 80 अरब रुपए हम इन लोगों को दे देते हैं जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, तो क्या करेंगे? उसका वो खर्चा करेंगे। जब आप उसका कुछ खर्च करेंगे तो वापस 17% टैक्स मुझे आ जाएगा उसमें से, तो 20-25 अरब रुपए मुझे और आ जाते। तो ये इसके और उसके बाद हमने कहा था कि आप गाड़ी और बंगला नहीं खरीद सकते अगर, तो आपकी नेट फैलती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स रेट्स, अगर टैक्स रेट्स कम कर देंगे तो लोग अपनी इनकम ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे। अभी अगर एक जोड़िया बाज़ार के अंदर एक दलाली करके आदमी 2 करोड़ रुपए कमाता है, उसको आप बोलते हैं कि तुम 35% टैक्स दो, तो 2 करोड़ रुपए छुपा लेता है। अगर आप बोलेंगे कि 10 या 15% टैक्स दो, तो 2 करोड़ रुपए डिक्लेयर करेगा, आपको 20-25 लाख रुपए टैक्स भी मिल जाएगा, वो भी इज्जत से रह सकेगा। 2 करोड़ रुपए अगर वो कमा रहा है तो खर्च कर सकता है, फ्लैट खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है। जी बहुत शुक्रिया आप लोग। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की तर्जुमानी करेगा ना, वो सिंध के हुकूक की जंग लड़ेगा ना, तो वो कौन सी गलत बात कर रहे हैं। लेकिन इनको ये बात पसंद नहीं आ रही और अब इन्होंने एक साजिश क्रिएट की है कि चूंकि इनको गूंगे लोग पसंद हैं, इनको उस्मान बोजदार पसंद है जो कि खामोश रहता है, महमूद खान साहब पसंद है जो कि खामोश रहते हैं, इनको मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं है कि मुराद अली शाह साहब सिंध की आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं।
और किन इश्यूज के ऊपर तर्जुमानी कर रहे हैं। इशू नंबर 1 कि अगर पाकिस्तान के सेंसस में 2017 को सिंध की आबादी को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता तो बहैसियत आईनी सरबरा सिंध हुकूमत के तो वज़ीर आला सिंध अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुश्तरका मफादात काउंसिल के सामने रखेंगे ना। अफसोस हमें इस बात पर होता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बड़ी बड़ी बातें करती थी सेंसस के हवाले से, GDA बड़ी बड़ी बातें करती थी सेंसस के हवाले से, लेकिन इन दोनों जमातों ने वफाकी हुकूमत का साथ दिया, इमरान खान साहब का साथ दिया, सूबा सिंध की आवाम का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बुग़्ज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि नहीं भाई, पीपल्स पार्टी की बात से हमें इत्तफाक नहीं करना। बड़े बड़े ऐलानात करते हैं कि जी ज़्यादती हो गई है, पॉपुलेशन को कम शो किया गया है, हम ये ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते थे हम हुकूमत को लात मारेंगे लेकिन अपने हुकूक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि अमीनुल हक साहब उस कमेटी के रुकन थे जिसे मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा उस कमेटी की रुकन थी जिन्होंने उस मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया। अली जैदी साहब बातों के चैंपियन उस कमेटी के सरबराह थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आके मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, लेकिन जब काम करना होता है, तर्जुमानी करनी होती है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो हाँ, वज़ीर आला सिंध ने सिंध का मुकदमा मुश्तरका मफादात काउंसिल में रखा और अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पार्लिमान को अपनी दरख्वास्त अरसाल की। दूसरी चीज़, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग कहते हैं कि कराची तारीख में पहली बार हुआ है कि हुकूमती अराकीन ने बजट इजलास में एहतजाज किया है। मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रोहेल असगर ने गलती मान ली, दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। तो पीटीएम रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल एतमाद खो चुके, अब वो घर जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिस तरह असेंबली का गेट तोड़ा गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब्दुल गफूर हैदरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई गई। हुकूमती रवैये से जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुँच रहा है। पीटीएम ने बलूचिस्तान असेंबली के बाहर हंगामा आराई का मलबा सूबाई हुकूमत पर गिरा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहतजाज ऑपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया उसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि जो रास्ता वो बनाकर असेंबली के अंदर दाखिल हुए थे उसी रास्ते से घर वापस जाएं। गफूर हैदरी ने दावा किया कि हुकूमत ओछे हथकंडों से ऑपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम इस किस्म के रवैये को कंडम करते हैं। इस किस्म के हथकंडों का जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला किया जाएगा। JUI रहनुमा ने ऐलान किया कि हुकूमती रवैये के खिलाफ सेनेट और कौमी असेंबली में आवाज बुलंद करेंगे। हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए थे। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर ने गाली को पंजाब का कल्चर कहने पर गलती तस्लीम कर ली। कहते हैं कि गलती हुई, कल्चर के बजाय रिवायत का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। अरस्तु बनने के बजाय मेरी तस्हीह करनी चाहिए थी। वो समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत है या जो उसके अरकान होते हैं वो अपने रहनुमाओं से सीखते हैं। मैं मान लेता हूँ गलती की होगी, आप प्यार से मुझे कह सकते हैं कि ये आपने गलत किया, आप इसको दुरुस्त कर दें। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैंने वो गलत इस्तेमाल कर दिया, उसकी जगह ट्रेडिशन अगर इस्तेमाल करता ना, कल्चर की बजाय ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या होती है? ट्रेडिशन में गलती खराबियाँ भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी। अच्छी ट्रेडिशन भी हैं, बुरी ट्रेडिशन भी हैं। बजाय इसके कि आप अरस्तु बनते हैं तो आप मेरी तौसीक कर देते हैं। इन बातों से, इस तनकीद से, इस मुखालफत से मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? मेरी सेहत पे कोई असर पड़ेगा? मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने अपने अल्फाज जो बोले थे उनकी तौसीक मैंने खुद की है। गुस्सा हो सकता है, तनकीद हो सकती है, तलखी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल इस किस्म की
गुफ्तगू या इस किस्म की ज़ुबान जो है ना, वो असेंबली में कम से कम नहीं होनी चाहिए। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पुलिस ने मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली के इल्ज़ाम में अजीज़ुर रहमान और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी पंजाब कहते हैं ऐसे मुल्जिमान से अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद। मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली का इल्जाम, अजीजुर रहमान मियां वाली से गिरफ्तार। पुलिस ने मुतासरा तालिब इल्म को धमकियां देने के इल्जाम में अजीजुर रहमान के 2 बेटों अल्ताफुर रहमान और अतीकुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया। अजीजुर रहमान के एक बेटे को लकी मरवत, दूसरे को कान्हा से गिरफ्तार किया गया। मरकजी मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड के लिए कैंट के तहरीर पेश किया जाएगा। आईजी पंजाब ने इस मामले को टेस्ट केस करार देते हुए ट्वीट किया है कि मामले की साइंसी और जदीद तकाज़ों के मुताबिक तफ्तीश की जाएगी और मुल्जिम को अदालत से कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। कुछ रोज कबल अजीजुर रहमान की एक वीडियो जारी हुई थी, जिसके बाद अजीजुर रहमान और उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। रियाज अहमद, समा, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं, गुजरांवाला में 11 साला तालिबा को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुल्जिम अली हसन ने स्कूल से घर वापस आने वाली तालिबा को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया था और गला घोंट कर कत्ल कर दिया था। वाकया जुमे की शब पेश आया था। पुलिस ने मुल्जिम को 8 घंटे पहले गिरफ्तार किया था, जिसने बच्ची से जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को जाए वक़वा की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि उसके साथियों ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर मुल्जिम मारा गया। पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में तेज रफ्तार बस उलटने से 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बस की छत पर भी मुसाफिर मौजूद थे, जो बस उलटते ही दूर जा गिरे। वाक़े के बाद करीबी मौजूद लोग मुसाफिरों को मदद को आ गए, जबकि जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में 37 अफराद का इंतकाल हुआ। 1050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम तेज हो गई है। एक हफ्ते में 23 लाख अफराद ने वैक्सीन लगवा कर नया रिकॉर्ड बना दिया। PIA तैयारा साइनोवैक की 15 लाख से ज्यादा खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया है। अरहम खान की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना में कमी, मगर खतरा अभी टला नहीं। 24 घंटे के दौरान वायरस के बायस मजीद 37 अमवात। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 18, सिंध में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में 1 मरीज का इंतकाल। मजमूई अमवात की तादाद 21,977 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.55% रही। मुल्क भर में 41,065 कोरोना टेस्ट किए गए, 1,050 मुस्बत निकले। फाल केसेस की तादाद में कमी। इस वक्त सिर्फ 33,972 अफराद वायरस ज़दा हैं। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता हफ्ते 23 लाख से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लगवाई। यौमिया तादाद 3,32,877 रही, जो एक रिकॉर्ड है। मुल्क में वैक्सीन की बिला तातुल फराहमी के लिए भी खुसूसी इक़दाम। PIA का खुसूसी तैयारा साइनोवैक की 15,50,000 खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। मंगल को मजीद 20 लाख वैक्सीन पाकिस्तान लाई जाएंगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और आपको बताएं, हैदराबाद में सजा एक रोज़ा वर्चुअल फेस्टिवल, जहां रखे गए मुख्तलिफ किस्मों के आम। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से इम्तियाज अली। कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए जिला इंतजामिया ने सजाया हैदराबाद क्लब कासिमाबाद में एक रोज़ा वर्चुअल मैंगो फेस्टिवल। फेस्टिवल में 44 से जायद इक़साम के आमों के स्टॉल्स लगाए गए। लाल बादशाह, फजरी, सिंधड़ी और लंगड़ा लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। अपने एग्रीकल्चर के साथ कनेक्शन बरकरार रखें इस साल भी, बल्कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है हम
इंटरनेशनल लेवल पे भी शोकेस कर सकें। In this river, the people side come from China. So this Hyderabad side, mango taste is number one. काश्तकारों को उम्मीद है कि इस फेस्टिवल के जरिए उनके आमों को दुनिया भर में पजीराई मिलेगी। हमारा सिर्फ 5% आम जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि बहुत कम है। हमारी तकरीबन 30 से 35% आम हमारा ज़ाया हो जाता है। मैंगो फेस्टिवल के शुरका ने हैदराबाद के आम को जायके के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 आम करार दिया। इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। मानसहरा के तफरीही मकाम नारांग के कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ और माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए शजरकारी मुहिम जारी है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद फ़हीम। कुदरती हुस्न से माला माल मानसहरा की ये वादी है नारां। खूबसूरती ऐसी कि सयाह इसके हुस्न में खो जाएं। दरियाए कुन्हार का शोर मचाता ठंडा और साफ शफाफ पानी लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है। इस इलाके को आलूदगी से बचाने के लिए वजीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। ये इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बन रहा है, बनेगा। दरियाए कुन्हार की नायाब ब्राउन ट्राउट फिश के गैर कानूनी शिकार को रोकने और इसकी अफजाइश के लिए भी इकदामात उठाए जा रहे हैं। हम कोई 30,000 ब्राउन ट्राउट हम दरिया में मरहलावार छोड़ रहे हैं। वादी नारां को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए मुताल्लिका इदारों की तरफ से किए जाने वाले इकदामात शहरी भी सराह रहे हैं। मोहम्मद फ़हीम, समा, मानसहरा।